नमस्कार दोस्तों। दशकों पुरानी फिल्म का एक गाना है जिसका बोल है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। आज की सरकार, मोदी और अमित शाह की सरकार, मीडिया के प्रति वही नजरिया रखती है कि सत्ता जो चाहे, जैसा चाहे, जिस तरह की खबरें चाहे वो छपे। सत्ता और सरकार का नैरेटिव मीडिया संस्थानों में चले और दिखे, वैसी खबरें छपे और वैसे ही चैनल पर बहसें हो। उसी एंगल और उसी नैरेटिव के साथ देश के मीडिया संस्थान सरकार के साथ कदम ताल करते दिखे। ये फितरत इस सरकार की है। झूठे दावे, झूठे आंकड़े, झूठे वादे, और जब कोई मीडिया संस्थान या कोई पत्रकार सरकार के झूठे दावे या सरकार के आंकड़ों की जांच करके हकीकत सामने रखता है या सरकार की नीतियों की खामियां बताता है, तो सरकार इस कदर बौखलाती है जिसकी मिसालें बीते 7 सालों में कई बार दिखी। लेकिन आज क्या हुआ दोस्तों? दिन भर सुबह से लगातार खबरें, शायद आप देख सुन रहे होंगे कि दैनिक भास्कर ग्रुप के कई राज्यों के दफ्तरों पर छापे पड़े इनकम टैक्स के, और छापों की शुरुआत कल आधी रात से हुई। कुछ दफ्तरों में सुबह 4 बजे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे, कुछ दफ्तरों में 2 बजे रात को, और कहीं रात 12 बजे, और सुबह तक पत्रकारों को रोक कर रखा गया। लगातार छापों के दौरान इनकम टैक्स के अधिकारी तमाम तरह की पड़ताल करते रहे, और दिन भर वेबसाइट्स पर और सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता रहा, आई स्टैंड विद दैनिक भास्कर। ये स्थिति क्यों आई? क्यों ऐसा हुआ कि दैनिक भास्कर के दफ्तरों पर दनादन छापे पड़े? और जब उन छापों की खबर आई, उसी बीच खबर यह भी आई कि यूपी के एक रीजनल चैनल के दफ्तर पर और उनके मुखिया के घर पर छापे पड़े, भारत समाचार के संपादक ब्रजेश मिश्रा के घर। यह स्थिति क्यों आई? क्या इसकी कोई वजह है? क्या यह वजह है कि दैनिक भास्कर ने जिस ढंग से बीते कुछ महीनों के दौरान सरकार के खोखले दावों की पड़ताल की, उससे सरकार इस कदर नाराज है कि मोदी का छापामार दस्ता अखबारों और चैनलों के दफ्तर के भीतर है? इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हालांकि जवाब मैं भी जानता हूं, शायद आप भी जानते हैं, और हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे 4 वरिष्ठ पत्रकार जो मेहमान हैं वो भी जानते हैं। इनका परिचय कराऊं उससे पहले जरा एक बार दैनिक भास्कर की कुछ हेडलाइंस आप देखें। वो हेडलाइन है जो बीते 3-4 महीनों के दौरान दैनिक भास्कर की सुर्खियां बनी। इन हेडलाइंस को देखें और उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि आखिर सरकार की नाराजगी अगर है तो उसकी कोई वजह है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, जब मोदी सरकार ये दावे कर रही थी कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, तो दैनिक भास्कर पड़ताल कर रहा था। जब मोदी सरकार ये दावे कर रही थी मौतें इतनी नहीं, तो दैनिक भास्कर पड़ताल कर रहा था। जब योगी सरकार कह रही थी गंगा के किनारे लाशों को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, तो भास्कर के रिपोर्टर्स पड़ताल कर रहे थे। जब बेरोजगारी का सवाल था तब भी पड़ताल कर रहे थे। जब काशी में लाशें जल रही थी, शमशान गृहों में जगह नहीं थी, तब भी दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स पड़ताल कर रहे थे। रोजगार का सवाल हो, कोरोना के दौरान सरकार की नाकामियों का सवाल हो, लगातार दैनिक भास्कर की हेडलाइन जो सुर्खियां आप देख रहे होंगे, और बीते 3 दिनों से जासूसी के मामले। तो क्या कहीं दैनिक भास्कर का ये तेवर ही सरकार की तरफ से छापेमारी की वजह तो नहीं बना? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है जयशंकर गुप्त, वरिष्ठ पत्रकार, करीब 4 दशकों का उनका अनुभव है। राजेश बादल, 40 साल का उनका भी तजुर्बा है। एनके सिंह साहब करीब 40 साल से वो भी पत्रकारिता में है और टेलीविजन की संस्था के महासचिव रह चुके हैं और अहम पदों पर कई चैनलों में रहे। दीपक शर्मा आज तक से लेकर अलग अलग संस्थानों में रहे और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इन्हें भी आज हमने बुलाया। सबसे पहले सिंह साहब आपसे शुरू करते हैं। आज जो छापेमारी हुई और उस छापेमारी की गूंज हालांकि संसद में सुनाई दी, दुनिया के अखबारों में भी छपी है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे देशों के अखबारों में, और वहां फिर यही कहा जा रहा है कि भारत में मीडिया को किस तरह से डराया जा रहा है। लेकिन आप कैसे इसको देखते हैं अगर हम भास्कर की पिछले कुछ महीनों के कवरेज के मद्देनजर देखें तो? आपने जो लास्ट सेंटेंस कहा है, कवरेज के मद्देनजर देखें, आपके व्यूअर्स को एक चीज समझाने की जरूरत है कि भारत में एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी का फॉर्मेट है। एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी का फॉर्मेट में होता है कि वोट पाके एक पक्ष सत्ता में आता है
वोट कम होते हैं तो दूसरा पक्ष विपक्ष में रहता है और पार्लियामेंट में, विधायिकाओं में, राज्य विधायिकाओं में, इसमें दोनों आमने सामने होते हैं और हर रोज विपक्ष उनकी गलतियों को निकालता है। ये कोई साइकिल स्टैंड का ठेका नहीं है जो 5 साल के लिए सत्ता पक्ष को दे दिया गया है। आप कभी पार्लियामेंट पे आप बहुत गए हैं, कवर किया है और हम सबने किया है। आप याद करिए कि पार्लियामेंट में विपक्ष बाएं साइड में होता है, स्पीकर से अगर देखें, दाएं साइड में सत्ता पक्ष होता है और ठीक उसके ऊपर मीडिया होता है। मीडिया का रोल होता है सरकार की पॉलिसीज का एनालिसिस करना, सरकार ने अगर जो वादे किए हैं वो पूरा नहीं कर रही है, जो नीतियां हैं वो मुकम्मल नहीं हो रही है, उसको बताना, ये हमारा मूल काम होता है एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में। क्योंकि सरकार साइकिल का ठेका लेके नहीं बैठी है कि 5 साल बाद हम जनता के पास जाके बताएंगे तुम कौन होते पूछने वाले कि 15 लाख जेब में गए कि नहीं। ये नहीं होता है। हर रोज क्वेश्चन होते हैं, सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता है ताकि पब्लिक ओपिनियन उसी के हिसाब से एजुकेट की जा सके, मोल्ड की जा सके। विपक्ष मोल्ड करता है, जनता उनको एजुकेट करता है। तो भास्कर कुछ नहीं कर रहा था। आपके जो दरार थी, आपके जो गलत क्लेम्स थे और इतने बड़े उसमें महामारी में, उसको वो सच तस्वीर दिखा रहा था। और आपके पास क्या था, मान लीजिए उसने अगर कोई गलत दिखाई है तो आपके पास उसको काउंटर करने के टूल्स हैं, आप उसको करते, आपने वो नहीं किया। अब यहाँ आते हम सरकार का, ये तो मीडिया का जो मेन रोल है वो हमने बताया कि एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में हमारा रोल ही होता है सरकार की गलतियों को बताना। हम कसीदे काटने के लिए नहीं होते हैं, वाह वाह सरकार क्या आपने स्पीच दी है, कमाली हो गया, हम ये नहीं कहते, क्योंकि इसके लिए तो वोट दिया ही है जनता ने। आपको अच्छा करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, नैतिक, सामाजिक, शासकीय। हम क्रिटिसाइज करते हैं जब उस वादे पे आप खरा नहीं उतरते, तब पब्लिक ओपिनियन बदलता है। इधर लगातार आपने देखा सुप्रीम कोर्ट IT एक्ट को लेके किस तरह से एग्रेसिव था। मीडिया, जब आपका इतना इंसेंसिटिव अगर हो जाएगा, एक मंत्री जो अभी अभी आया है कि वो ऑक्सीजन की कमी को कहेगा नहीं, ऑक्सीजन से कमी से कोई मरा ही नहीं, और एक टेक्निकल इशू, तो कितना वो इंसेंसिटिव है। लिहाजा मीडिया का ये कर्तव्य होता था कि वो दिखाए, बड़ी खूबसूरती से भास्कर ने ये किया। अब मुश्किल क्या है, आपको इमरजेंसी याद होगी 1975 की। उस समय भारत के संविधान में जो प्रोविजन था वो था कि इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस के तहत भी लगाई जा सकती। इंदिरा गांधी ने उसे लगा दिया। जब नई सरकार आई चुनाव के बाद, उसने उसको इंटरनल इमरजेंसी हटा के वर्ड यूज किया, आर्म्ड रिबेलियन। आ रही है शायद, मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही? नहीं, एकदम ठीक, मुझे तो ठीक मिल रहा है। ठीक मिल रहा है, ठीक है, बोलिए बोलिए जी। उसमें आर्म्ड रिबेलियन जोड़ा। अब सरकार जो है, आप याद रखिएगा, जब इमरजेंसी लगी थी तो देश के एक जाने माने बहुत बड़े वकील हुआ करते थे, MC छागला। उन्होंने अहमदाबाद में एक बड़ी अच्छी स्पीच सेमिनार में दी और उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप है। आज हमारे पास वो प्रोविजन, चूंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड हटा दिया गया है, तो हमारे पास वो प्रोविजन नहीं है कि हम वो कर सके। हमने कुछ नए टूल्स निकाले हैं। हम इनकम टैक्स को भेज देते हैं, हम ED को भेज देते हैं, हम CBI को भेज देते हैं, और ये बड़ा वैलिड नजर आता है। भाई CBI अपना काम कर रही है, ये कहते, वो बड़ी खूबसूरती से किसी पत्रकार पर, किसी चैनल मालिक पे जो आपके खिलाफ हो, बड़ी खूबसूरती से आप एक इनकम टैक्स का एक आरोप लगा देंगे। प्रूव होना वो होगा 6 महीने बाद, 6 साल बाद। आप पे कोई जवाबदेही नहीं है, आपके अफसर पे कोई जवाबदेही नहीं। आपने उसका अकाउंट सीज किया भास्कर का, कल तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपने उसको सीज कर दिया। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लिहाजा शरद पवार को जब ठीक इलेक्शन के टाइम पे ED नोटिस देती है और शरद पवार तन के खड़े होते, तब लगता है अरे बाप रे, पॉलिटिकली नुकसान करेगा, तो विड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा मीडिया पर रहते हैं NK सिंह साहब, और एक बार सबको शामिल कर लेते हैं, फिर आपके पास वापस आता हूँ। एक बार सबको शामिल कर लेते हैं। जयशंकर गोप जैसे भास्कर पर छापे पड़े,
बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो सकती है, कुछ हो सकता है ऐसा मामला हो, लेकिन सवाल टाइमिंग का है और सवाल उस अखबार पर छापे का है जो अखबार बीते कई महीनों से सरकार की नाकामियां उजागर कर रहा था, झूठ सामने ला रहा था, दावों में जो लूप होल्स थे वो सामने ला रहा था, जो हम लगातार हेडलाइंस में दिखा रहे हैं। तो ऐसे समय में उसकी नकेल कसने के अलावा सरकार की कोई मंशा समझ में नहीं आती। और हम क्यों नहीं माने कि मोदी सरकार इतनी असहज थी कि उसने जो जैसे टूल का इस्तेमाल करती है, जो सिंह साहब भी जैसे बता रहे हैं, चाहे ईडी हो चाहे इनकम टैक्स हो, कहीं कहीं एनआईए की भी दखल हो जाती है, तो सरकार ने वैसे ही भास्कर के खिलाफ किया, या बाकी जो यूपी में लखनऊ में छापेमारी हो रही है वो भी वैसे ही है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीत। तो देखिए, इसमें आप क्रोनोलॉजी को समझिए। इस देश में क्रोनोलॉजी विशेषज्ञ हो गए हैं, जो अभी जब जासूसी की बात हो रही थी कि बहुत सारे पत्रकारों के खिलाफ जासूसी हो रही है, इजराइल की कोई कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है जो पेगासस या क्या इस तरह का नाम है कुछ, तो उस पर उन्होंने कहा कि साहब क्यों ये इसका विस्फोट जो हुआ, रहस्योद्घाटन जो हुआ पार्लियामेंट के चुनाव के मानसून सेशन के ठीक एक दिन पहले ही क्यों हुआ। अब वो दुनिया भर की इतनी एजेंसी मिल करके उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी और उसकी जो रिपोर्ट आई उसको उन्होंने जारी किया, तो एक संजोग भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने उसको क्रोनोलॉजी समझाया। अब चूंकि उनकी क्रोनोलॉजी की विशेषज्ञता है, अब एक बार उन्होंने कह दिया था ना कि साहब वो पहले सीएए आएगा, मतलब नागरिकता संशोधन विधेयक आएगा, फिर वो एनआरसी आएगा, फिर उसके बाद समझाने शुरू कर दिया था उन्होंने। तो वही अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, अब उनसे हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्रोनोलॉजी। भाई भास्कर ने अगर इनकम टैक्स की चोरी की है, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई उसके खिलाफ मामला है, अब जांच कीजिए, उसमें कोई हम लोगों को किसी को तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी नहीं दिक्कत होगी। लेकिन इसी समय क्यों आज जब वो आप बता रहा है कि साहब गंगा में तैरती हुई लाशों का सच क्या है, गंगा के किनारे, नदियों के किनारे रेत में दबी हुई लाशों का सच क्या है, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते लोगों का सच क्या है, या जो मौत के आप आंकड़े समझा रहे हैं उसका सच क्या है। अब उसने जैसे एक बार दिखा दिया, वो आपके गुजरात का ही दिखा दिया कि साहब बताया गया कितने कम, और जो मौत के सर्टिफिकेट जारी हुए हैं वही 70,000 से अधिक जारी हुए थे। तो ये सब जब चीजें लिखने लगा भास्कर, देखिए भास्कर की पत्रकारिता भी ढुलमुल यकीन रही है। कई बार बीच में एक समय भी आ गया था जब हमारे जैसे लोगों ने भास्कर पढ़ना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय सत्तामुखी हो गया था, सत्तामुखी सारे के सारे मीडिया थे, तो उस समय ये भी था। लेकिन जब इसने इधर 3-4 महीनों में जब देखा कि साहब वो न्यूट्रली जर्नलिज्म भी कुछ है, तटस्थ पत्रकारिता भी कोई चीज होती है, और सच को सामने लाने की भी पत्रकारिता कोई चीज होती है, तब आपकी भ्रिकुटी तन गई। तब आपको लगा कि नहीं साहब इनकम टैक्स का मामला भी हो सकता है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी कुछ मामला होगा, आप लोग चलेगा छापा मारने के लिए। इसमें क्रोनोलॉजी क्या है? क्रोनोलॉजी ये है कि पहले जासूसी करवाएंगे, फिर इनकम टैक्स और ईडी के रेट डलवाएंगे, उसके बाद गिरफ्तारी। मतलब उसके बाद भी अगर आप नहीं संभल पा रहे हैं, अगर नहीं लाइन पे आ रहे हैं, अगर गोद में बैठने को तैयार नहीं है, गोदी मीडिया का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, तो आपकी गिरफ्तारी होगी और आपकी तबाही होगी। तो ये सारे मैसेज दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भास्कर ने इस मामले में स्टैंड लिया है, जिस तरह से पूरे देश भर में उसको सपोर्ट भी मिला है। जब एनके सिंह जी जो बता रहे थे, मैं ये उदाहरण बताना चाहूंगा कि 1984 के चुनाव में जब राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से आए थे, 410-12 सांसद जीत करके आए थे, और विपक्ष बहुत ही शून्य हो गया था, भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद जीत के आए थे। उस समय वरिष्ठ पत्रकार प्रभास जोशी ने कहा था कि विपक्ष इतना कमजोर हो गया है, ऐसी हालत में यह मीडिया का दायित्व है कि विपक्ष की भूमिका मीडिया को निभाना चाहिए। उस समय इन लोगों को बड़ा खुशी होती थी, तो भाजपा के लोगों को प्रभास जी बहुत ही चैंपियन ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस के चैंपियन होते थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डाटा और जितने उसकी रिपोर्ट्स थी, उसको दिखा के अरुण शौरी से लेकर अरुण जेटली और सारे लोग, उसमें अरुण जेटली और अरुण शौरी पदाधिकारी भी होते थे। आज वो एमनेस्टी इंटरनेशनल इनके लिए लग रहा है कि साहब वो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे खतरा है और षड्यंत्र कर रहा है। तो ये सारी बातें हैं। बेसिक बात ये है, आपके पास जैसे टूल्स की बात कर रहे थे ना, टूल्स इनकम टैक्स या ईडी नहीं है, आपने ऐसे ऐसे कानून बना लिए हैं जो सेडिशन लॉ जो पुराना चल रहा है। राजद्रोह, सही बात है जयशंकर जी। बीते कुछ सालों के दौरान कई पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज हुए, उसमें विनोद दुआ भी शामिल है।
जिन्होंने यूट्यूब पर सरकार की आलोचना की, हिमाचल में राजद्रोह का मामला, और राजदीप सरदेसाई, मृणाल पांडे, जफर आगा और ऐसे कई सारे पत्रकारों के खिलाफ दिल्ली में भी हुआ। और मैं सुबह भी बात कर रहा था, यूपी में मिड डे मील की खबर दिखाने या वीडियो शूट करने के आरोप में उस पर भी राजद्रोह के मुकदमे हुए। बात वही है कि क्या सरकार इस स्थिति में, देखिए बार बार बात होती है इमरजेंसी की, इमरजेंसी में सब कुछ घोषित था, लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति है कि 90%, अगर मैं आंकड़ा हो सकता है 5-10% दाएं बाएं हो, 80 से 90% मीडिया संस्थान पहले से सरकार के सामने नतमस्तक है। सरकार के नैरेटिव को ही पत्रकारिता मानता है और सरकार के लिए कवच का काम सारे बड़े नाम संपादक मालिक करते हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई इक्का दुक्का संस्थान अगर खड़ा होता है और इस तरह से चाहे कुछ महीने ही दिखाए, तो सवाल उठता है उसकी मुश्किलें टाइट करने के लिए जो तरीका सरकार अख्तियार करती है। दीपक शर्मा कुछ भी कहें, सवाल टाइमिंग का है और सवाल इस सरकार में कि ये इस फितरत का है कि हम किसी सूरत में थोड़ी भी आलोचना अगर करेंगे जिससे हमारे दावे खोखले साबित हों, हमारे आंकड़े फर्जी साबित हों, और संसद में जो हम झूठी बात कह देते हैं ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, या हम कहेंगे गंगा के किनारे लाशें नहीं थी, वो परंपरा थी, और आप एक्सपोज करेंगे सीरीज दर सीरीज, सुर्खियां छापेंगे, तो आपके यहाँ छापे पड़ेंगे। तो आप तैयार रहिए, या तो डरिए या लड़िए। दीपक ऑडियो। दीपक आप अनम्यूट करिए। अब आ रही होगी अपने। हाँ बोलिए। मैं 2 मिनट थोड़ा सा ज्यादा आपसे चाहता हूँ। और देखिए, हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 2014 से पहले और 2014 की बात कैसे की। मैं अपना ही मिसाल दे रहा हूँ। 2014 से पहले एक खबर मैंने चिदम्बरम पे की। मैं सोच नहीं सकता था कि चिदम्बरम फिनेंस मिनिस्टर हैं और उनके खिलाफ पासपोर्ट पे एक बड़े स्कैम की खबर चली जाएगी, लेकिन वो खबर एडिटर इन चीफ ने क्लियर करी। मुझे विश्वास नहीं, बड़ा मामला था। अब सलमान खुर्शीद कानून मंत्री, और कानून मंत्री के खिलाफ आप स्टिंग कर दें, कल्पना से परे है। तो उस दौर में भी ईडी थी, उस दौर में भी इनकम टैक्स था, उस दौर में भी सीबीआई थे, उस दौर में भी दीपक शर्मा थे, उस दौर में भी दीपक शर्मा के न्यूज चैनल्स थे जहां हम काम करते थे। और ट्रांजिशन देखिए, उस वक्त प्रोएक्टिव जर्नलिज्म हो, मैं नहीं कर रहा था, सभी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे। उस दिन मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, एक आईएएस अधिकारी के साथ गुजरात में, गजब का इंटरव्यू था। हम कल्पना नहीं कर सकते कि कोई इस तरह से कोई इंटरव्यू कर रहा, लेकिन आप कर रहे थे। लेकिन आज क्या है कि आज प्रोएक्टिव जर्नलिज्म छोड़ दीजिए, जिसकी एक पहचान बनाई थी कुछ पत्रकारों ने, कुछ मीडिया हाउस, आज न्यूट्रल जर्नलिज्म भी नहीं हो पा रही, तटस्थ पत्रकारिता भी नहीं हो पा रही। यानी अगर ऑक्सीजन की कमी है किसी अस्पताल में और आईसीयू में 12 लोग मर जाएं, उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो। अगर लाशों का ढेर लगा हुआ है फाफामऊ की घाट पर और उसको कोई अखबार कवर कर दे, तो समझ लीजिए उसी को भी माना जा रहा है कि साहब क्या खबर है, क्योंकि बाकी सब चुप है। ये जो एक ट्रांजिशन का दौर आया जहां पर तटस्थ पत्रकारिता भी नहीं रह गई, और ऐसी स्थिति में मुझे जो लगता है कि हमको दैनिक भास्कर और भारत समाचार, इन दोनों को एक परिप्रेक्ष्य में ये देखना चाहिए कि ये दोनों उत्तर प्रदेश में 7-8 हिंदी के मुख्य धारा मीडिया के अखबार हैं, 2-3 अंग्रेजी के अखबार हैं, कोई जर्नलिज्म नहीं हो रही। उस स्पेस को जब भास्कर ने एक्सप्लॉइट किया, और इसी तरह से जो चैनल की स्पेस है उसको भारत समाचार ने एक्सप्लॉइट किया, ये दोनों मीडिया संस्थान, एक प्रिंट में और एक सैटेलाइट चैनल, ये जो आगे निकले, इन्होंने जो वहां जर्नलिज्म करी, चाहे वो कोरोना को शोकेस किया हो, चाहे वो बाद की जो बदइंतजामी थी, या फिर पंचायत चुनाव की जो हिंसा थी, जिस तरह से जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव हुआ, ये सारी चीजें ये दैनिक भास्कर ने कवर करी है या भारत समाचार। और मुझे लगता है कि वो जो एक उनकी प्रोएक्टिव जर्नलिज्म मैं कहूंगा जो उत्तर प्रदेश में हो रही थी, उसको किसी तरह से दबाने के लिए, उसको गला घोटने के लिए ये चीजें करी। और एक चीज और मैं और कहना चाहूंगा, आप एक वेबसाइट को देखिए, न्यूज क्लिक वेबसाइट एक ऐसा ज्वलंत उदाहरण है। हफ्ते भर पहले बाकायदा संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चाइना से पैसा आया है, चाइना से फंड किया जा रहा है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है, जिसमें कुछ प्रमुख एंकर वहां पर न्यूज पढ़ते हैं। लेकिन न्यूज क्लिक की अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे, मेरी
मैंने उस एडिटर इन चीफ का नोट पढ़ा, उसने कहा कि हमने नॉर्मल बैंकिंग चैनल से यूएस से पैसा मंगाया। आप एक एक देख लीजिए, आरबीआई का हमने बाकायदा परमिशन ली। यूएस से जहां से पैसा आया है वो एकदम नॉर्मल बैंकिंग चैनल, अप्रूव चैनल से आया। लेकिन ये कहना कि चाइना से पैसा आ रहा है या इसके पीछे चाइना की साजिश, ये गलत है। और ईडी के बयान को तोड़ मरोड़ के भाजपा के मुख्य प्रवक्ता पेश कर रहे हैं। तो न्यूज क्लिप को आप देखिए, और यही काम इसमें होगा। इसमें भी अभी इनकम टैक्स आपको दिख रहा है, कोई ना कोई गलतियां निकलेंगी और फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसको छोड़ दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अफसोस की बात है अजीत भाई, वो सबसे बड़ी बात है कि आज हम 5 लोग यहां बैठे हुए हैं, लेकिन हम 5 के अलावा मुख्य धारा मीडिया के कितने एंकर हैं, कितने संपादक हैं, कितने प्रोप्राइटर्स हैं जिन्होंने इमरजेंसी की लड़ाई लड़ी, वो भी आज किसी न किसी चैनल के प्रोप्राइटर हैं। वो क्यों चुप? सिर्फ 1% या 2% पत्रकार ही अगर शामिल होगा, भारत समाचार के साथ खड़ा होगा या दैनिक भास्कर के साथ खड़ा होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जो भविष्य है, जहां तक एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, जहां तक एक आजाद पत्रकारिता की बात है, स्वतंत्र, वो मुझे थोड़ा सा उसको लेकर मुझे तमाम तरह की आशंकाएं हैं। आज जो सबसे एक लाइन बस, जो सबसे दुखद बात यह है कि बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े संपादक इस घटना में पूरी तरह से खामोश रहे, और वो भी एक अपराध है। राजेश बादल जी, ये सही है कि मीडिया, जैसे देश में पॉलिटिक्स बाइपोलर है, वैसे मीडिया भी एक तरह से बढ़ चुका है, और बहुत बड़ी तादाद मीडिया कर्मियों की, मालिकों की, संपादकों की, एंकर्स की, रिपोर्टर्स की वो है, बहुत बड़ी तादाद। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, हम सब लोग जो बैठे वो सरकार के साथ है, सरकार के साथ कदम ताल करती है, सरकार के प्रवक्ता की तरह ट्विटर पर रिपोर्टर्स लिखते हैं और भास्कर पर छापे पड़ते हैं, और उसके बाद एक बड़े वर्ग में सन्नाटा है जो सरकार समर्थित मीडिया है या वो मीडिया है जिससे सरकार की सरपरस्ती हासिल है। तो ऐसे वक्त में हम सब लोगों के लिए, सबके लिए चुनौती है, भास्कर के लिए भी चुनौती है। तो सवाल यही है कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाएगा अगर बहुसंख्यक मीडिया सरकार के साथ है और अल्पसंख्यक कोई अखबार या कोई चैनल और कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं वो लड़ने की बात करते हैं या चुनौतियों से मुकाबले की बात करते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा अजीत जी, और अभी इससे पहले जयशंकर जी ने और सिंह साहब ने और भाई दीपक ने बहुत बढ़िया तरीके से उसको एनालाइज किया है। मैं सिर्फ एक बात बड़ा दुखद है कि अभी जैसे बात आई थी कि भास्कर ने मान लीजिए पहले कुछ दिनों पहले समर्थन में लिखा सरकार के, और अब इन दिनों जिस कालखंड से हम गुजर रहे हैं, इस कालखंड में भास्कर की जो पत्रकारिता है वो एक अलग किस्म की पत्रकारिता के रूप में सामने आई है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मैं कहना ये चाहता हूं कि एक चुनी हुई सरकार है, पूरी बहुमत से चुनी हुई सरकार है, अगर वो इतना असुरक्षित महसूस करती है कि वो किसी कालखंड में चुनौतियों का मुकाबला करने के बजाय वो लोगों का मुंह बंद करने का सोचती है। भाई भास्कर अगर पक्ष में लिख रहा था तब आपको कुछ नजर नहीं आया, लेकिन जिस दिन भास्कर ने आपको ये आईना दिखाना शुरू कर दिया कि श्रीमान आपकी सरकारें जो बोल रही हैं कि मौतों का आंकड़ा ये है, लेकिन हमारे रिपोर्टर शमशान पर जा रहे हैं और उसमें कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिन लाशों का अंतिम संस्कार हो रहा है उसकी संख्या ये है, और वो संख्या कई गुनी है जो सरकारी आंकड़े हैं। तो इससे तो आपको अलर्ट होना चाहिए था। दुनिया भर में किरकिरी हुई है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देखिए अभी बात हो रही थी इमरजेंसी की। लोग 1971 में जो विजय इंदिरा गांधी को मिली थी वो फिर भी उसके बाद असुरक्षित थी, और जब उन्होंने आपातकाल के बाद चुनाव कराए तो एक नई दुनिया नाम का अखबार था, उसने संपादकीय अपना खाली छोड़ दिया था, और संपादकीय का पन्ना खाली छोड़ा। राजेंद्र माथुर जी उसके प्रधान संपादक थे। उसमें सरकार का क्या बिगड़ा? सरकार चली गई, नई दुनिया का कोई कुछ नहीं बिगड़ा। नई दुनिया अगले 5 वर्षों में देश की राष्ट्रीय पत्रकारिता में शिखर स्थान पर पहुंचा। किशोर कुमार जैसे कलाकार पर पाबंदी लगा दी गई क्योंकि उसने इशारे पर नाचने गाने से मना कर दिया था, गाना गाने से मना कर दिया था। किशोर कुमार का क्या बिगड़ा? किशोर कुमार आज भी हमारे बीच में उतनी ही श्रद्धा और सम्मान के साथ हम उनका नाम लेते हैं। आगे आप आइए, 1985 में जब जैसे अभी जिक्र हो रहा था कि राजीव गांधी ने इतने बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई, लेकिन 87 में उनको मानहानि विधेयक जब लाना पड़ गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं ये समझ नहीं पाता हूं कि जब इतना विशाल और विराट बहुमत होता है
तो उस समय ये निर्वाचित सरकारें इस तरह का व्यवहार क्यों करती हैं? जगजीत सिंह और चित्रा पर राजीव गांधी की सरकार ने दोनों पर बंदिश लगा दी, बंद कर दिया रेडियो और दूरदर्शन पर। उससे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह का क्या बिगड़ा? 1989 में नवभारत टाइम्स में जिस तरह से 90 में जब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, तो नवभारत टाइम्स में राजेंद्र माथुर जी के लगातार लेखन से नवभारत टाइम्स ग्रुप से चंद्रशेखर नाराज हो गई। उससे चंद्रशेखर का क्या बिगड़ा हम सबके सामने है, और नवभारत टाइम्स का क्या बिगड़ा वो अभी हमारे सामने है। कि नवभारत टाइम्स अगले दशक में बहुत ही मजबूत एक शानदार राष्ट्रीय अखबार होकर सामने आया। इंडियन एक्सप्रेस में रामनाथ गोयनका की भूमिका हमसे किसी से छिपी हुई नहीं है। हम इसका एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी मैं बता दूं कि देखिए, ट्रंप ने पूरे अपने कार्यकाल में अमेरिका के सारे प्रचार माध्यमों से, सारे समाचार पत्रों से दुश्मनी मोल लेके रखी, और ट्रंप का हश्र क्या हुआ। तो जब ये अंजाम सबको मालूम है, ये हम तो 2019 में बड़ी अच्छी तरह से बड़ा ये सोच रहे थे कि एक चुनी हुई सरकार आई है, अपने दम पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, शायद अब ये ढंग से बिहेव करेगी, एक परिपक्व व्यवहार करेगी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के सारे प्रतिष्ठान हैं, सत्ता के सारे प्रतिष्ठान हैं, उनके साथ एक सम्मानजनक व्यवहार करेगी। लेकिन तो ये तो और प्रतिशोध की बात हो रही है। आप कह सकते हैं कि प्रतिशोध की कारण क्या है? देखिए, बंगाल में ममता से हारने के बाद ममता राष्ट्रीय स्तर पर फैल रही हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने प्रतिपक्ष का मोर्चा बनाना शुरू किया, वो एक कारण है। कोरोना में असफलता, नाकामी, वो एक कारण है। पैगासस की जासूसी जो कांड जिस तरह से आया, वो एक कारण है। तो गंगा की लाशें तो एक बहुत ही भावनात्मक चीज है, वो भी एक कारण है। तो जब ऐसे कारण सामने हैं और सरकार इतने बहुमत से निर्वाचित सरकार इस तरह से डर जाए, ये बात मुझे जो लगता है, ये इस बात को सबूत है कि सरकार अब कहीं ना कहीं भयभीत है और वो उन स्वरों को बंद करना चाहती है। हमने किसान आंदोलन में देखा, किसान आंदोलन में लगातार हमने देखा है। अभी हम लोग अभी बात करेंगे। आज ही मीनाक्षी लेखी जो नई मंत्री बनी है, उन्होंने किसानों को मवाली कहा। उसके पहले आतंकवादी, खलिस्तानी, चीनी, पाकिस्तानी, वो सब तो कहते रहे। लेकिन वापस जरा एक बार एनके सिंह के पास जाता हूँ, राजेश बादल जी। सिंह साहब, हम अगर 2014 के पहले और 2014 के बाद देखें, आप सब हम लोग गवाह हैं कि मुझे अगर साल ठीक से याद है, शायद 2011 या 10 की शुरुआत था, जब मनमोहन सिंह की सरकार कोई गाइडलाइंस लाना चाहती थी। आनंद शर्मा सूचना प्रसारण मंत्री थे। दरअसल उसके बाद ही ये एडिटर्स की बॉडी की शुरुआत हुई बनने की। हम सबको याद है, हम सबको एतराज था। चैनल में संपादक मैं था, न्यूज 24 में तमाम लोग एडिटर्स थे। और उसके बाद हम सब 25 संपादकों ने तय किया इसका प्रतिवाद करेंगे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के यहाँ चिट्ठी गई, सोनिया गांधी को गई, विपक्ष के सारे नेताओं को गई, आडवाणी को गई, सबसे हम सब लोगों ने अपॉइंटमेंट मांगा। मैं उसका हिस्सा था, इसलिए मुझे याद है। हम मनमोहन सिंह से मिले, मनमोहन सिंह ने आनंद शर्मा को बुलाकर रखा था और मनमोहन सिंह ने हम 25 लोगों की सारी बात सुनी। और उसमें अर्नब गोस्वामी भी थे, राजदीप भी थे, बरखा दत्त भी थी, हिंदी के भी सारे संपादक थे। फिर हम सोनिया गांधी के घर भी गए, सोनिया गांधी ने भी पूरी बात सुनी, विपक्ष के नेताओं ने सुनी, आडवाणी ने सुनी, एबी वर्धन ने सुनी, शरद यादव, पासवान ने सुनी। दिलचस्प बात, 24 घंटे के भीतर हमें ये आश्वासन मिल गया कि ये गाइडलाइंस नहीं थोपी जाएगी। तो पहली बात, वो दौर तो था कि सारे संपादक एकजुट होकर सरकार के पास जा सकते थे और प्रधानमंत्री ऐसा था कि अपने सूचना प्रसारण मंत्री को बगल में बिठाकर सबकी शिकायत सुनकर उस गाइडलाइंस को ठंडे बस्ते में रख सकता था। आज वैसी स्थिति है क्या? हम क्या 25 संपादक जा सकते हैं? नहीं। हम ये 5 लोग एक तरफ, बाकी सारे चैनल के संपादक एक तरफ, वो सीधे सरकार के साथ पहले से हैं। वो मान रहे हैं कि भास्कर पर छापा पड़ा गलत क्या है, इस जासूसी में गलत क्या है, ये तो भारत सरकार अगर कर रही है तो गलत क्या है? तो ये स्थितियां ज्यादा खतरनाक नहीं है सिंह साहब? अगर हम 5 संपादक जाएंगे और इसका ऐलान कर देंगे तो पहले तो हमें लिंच कर दिया जाएगा। अगर उससे बच गए तो 55 और 95 संपादक इस बात के लिए जाएंगे कि आप बिल्कुल सत्ता सही है और ये कानून लाना चाहिए। बहुत अंतर है। आपका क्रम जरा सही कर दें हम। उसमें पहले हम लोग सोनिया गांधी से मिले और याद करिएगा, सोनिया गांधी से जब हमने कहा कि मैडम दिस इज योर गवर्नमेंट, दिस इज द लॉ दैट योर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट, तो सोनिया गांधी ने कहा नो, दिस इज नॉट, हाउ कैन दे डू दिस। और ये प्रियरंजन दास मुंशी उस समय थे और उनका लाया हुआ था। आप ताज्जुब करेंगे, मुझे याद है आनंद शर्मा थे सर,
आनंद शर्मा थे, आनंद शर्मा मनमोहन सिंह के साथ बैठे। पीआरडी मुंशी लाए थे, हम आपको बता रहे हैं, पीआरडी लाए, ये ब्रेन चाइल्ड पीआरडी मुंशी का था। तो जब ये बताया गया, राजदीप ने जैसे इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद हमने ये बताया, उन्होंने कहा तो हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, और उन्होंने कहा डिड यू मीट प्राइम मिनिस्टर? तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर से हम लोगों ने टाइम दिया था, अभी टाइम मिला नहीं है। तो सोनिया गांधी का एक ही जवाब था, नो ही विल मीट यू। और हम लोग बाहर निकले, उसी समय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन आ गया, आप लोग कितने बजे आना चाहते हैं? और हम लोग अगले दिन गए, प्राइम मिनिस्टर ने हम लोग को एश्योर किया, जो आपने बताया कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएगा, आज ये स्थिति नहीं है। आज तो हमारी अपनी बिरादरी ही हमारे सामने एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होगा और 95 लोग खड़े हो जाएंगे कि सरकार इस तरह के मीडिया को दबाना चाहिए, मीडिया को बिल्कुल बहुत गंदी मीडिया है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ लिखती है। पर एक चीज हम बताना चाहते हैं, नवाज देवबंदी का एक बड़ा अच्छा इस पे मौजू शेर है। शेर ये है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका। तो बस यही एक, अगर आप समझ जाएंगे कि आप ये ना समझिए कल जब आप जाएंगे, हमको तो वो ईडी से परवा देगा, हमको ईडी से खत्म करा सकता है, इनवॉइसेस को दबा सकता है, लेकिन कल जब आप जाएंगे तो वो आपको प्यार से गले नहीं, क्योंकि ये टेंडेंसी होती है डिक्टेटोरियल उसकी। और ये क्यों हुई है अजीत जी, इसको समझ लें आपके व्यूवर्स को। दरअसल मोदी जी, हमारे भारत समाज की एक अजीब सी वो है कि वो देवत्व दे देता है अपने लीडर को। यहाँ पे धीरे धीरे 7 साल में मोदी जी को एक वर्ग ने देवत्व का दर्जा दे दिया। अब जब ममता ने उनको हरा दिया तो लोगों को लगा अरे ये हारता भी है क्या, ये हमारा देव हारता है। तब ये खड़बड़ी हुई और उसके बाद लगातार हार होते रहे। कोरोना में आपने सही असेसमेंट नहीं किया और आप बताते ये रहे पूरे वर्ल्ड लीडर्स को कि देखिए भारत कैसा निकल गया, जबकि लाशें गिरती रही ऑक्सीजन के उसमें सभी में। तब लगा कि ये तो हमारी, तो ये देव नहीं है। अब मुश्किल ये है कि जब कोई भास्कर ये लिख रहा है, जब कोई अजीत ये कर रहे हैं, तो लग रहा है कि हमारे देवत्व को तो ये चैलेंज हो गया है। और देवत्व का चैलेंज होता है तो स्पीड बहुत तेज होती है नीचे गिरने की। ये देख रहे हैं आप किस तरह से ग्राफ नीचे आ रहा है। अब ग्राफ अगर नीचे आएगा तो कोई अजीत अगले दिन ईडी का शिकार बन ही जाएगा, क्योंकि ये टूल बड़ा अच्छा है। इस टूल में अजीत जी अगर यंग है, जैसे दीपक यंग है, तो इनको चारित्रिक दोष में फंसा दीजिए, अजीत जी को फाइनेंशियल में फंसा दीजिए। मेरे लिए तो खैर उनके पास फाइनेंस है, चारित्र है, क्योंकि उम्र काफी हो गई है। कोई और दोष निकालेंगे, ये वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें होगा ये कि जो देवत्व से गिर रहे हैं, और ये देखिए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी अचानक बदलती है। हमें आपको याद होगा जिस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, देश पूरा का पूरा खड़ा हो गया। ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है, ये अचानक चेंज होती है। और एक स्पार्क आपका हो सकता है कि भास्कर एक स्पार्क हो, भास्कर पर आपने जब अटैक किया तो लिहाजा मेरे ख्याल से इस समय अच्छा तो ये होता, ये जो प्रतिकार ले रहे हैं ये दरोगा स्तर का प्रतिकार है। ये एक बहुत ही बिलो मिडिल IQ का ही वो कर सकता है। मुझे लगता है कि सरकार का प्रतिकार अगर करना ही था तो एक तो आप पॉजिटिव काउंटर करते, आप भास्कर की एक स्टोरी को भी डिनाई तो कर दीजिए, आप बताइए कि नहीं ये गलत है, हमारा ये है, और कितना अच्छा वो पड़ता प्रभाव। लेकिन आप चूंकि डिक्टेटोरियल हैं तो आपका जो थर्ड रेटेड जो रेस्पॉन्स होता है, जो अटैक होता है, वो थर्ड रेटेड, क्योंकि आप बिलो मीडिया कर लोग रखते हैं जो सिर्फ आपके सजदे करें। आपका मंत्री कितना वो इंसेंसिटिव होगा कि उसने फ्लोर पे कहा कि साहब ऑक्सीजन से तो इल्ले कोई नहीं भरा। आप सोचिए उसके दिमाग में, उसकी जहन में किस तरह का इंसेंसिटिव व्यक्ति होगा जो ये कहे कि साहब ऑक्सीजन कोई की राज्य से आया ही नहीं कुछ। एक टेक्निकल ग्राउंड पे आप इतना बड़ा झूठ बोल देंगे। और आप लगातार, कल आपने देखा सारे चीफ मिनिस्टर लग गए बीजेपी के, ये कहने, परसों की बात है, ये कहने के लिए कि साहब ये जो यहाँ की कुछ मीडिया है ये विदेशों से मिलके और भारत की छवि का, सरकार की बुराई कीजिए तो इट हैज बिकम 4 टर्मिनस विद इंडिया। ये इंडिया के साथ सब
संवर्ती हो जाता है। नतीजा ये होता है कि अगर हमने सरकार की बुराई की तो देशद्रोह है, देश की बुराई कर दी। और ये पैरामीटर लेके जब आप चलेंगे तो सिर्फ इतना ही होगा कि अचानक जनता की क्वालिटी जिसने देवत्व में रखा है वो उतारना भी जानती है। आप ये जो कर रहे हैं, थर्ड रेटेड दरोगा टाइप का जो रिटेलिएशन ले रहे हैं, ये आपको बहुत तेजी से नीचे आएगा, ये मेरा अंदेशा है। जयशंकर जी, कुछ बात सही कही दीपक शर्मा जी ने भी, राजेश बादल ने भी और एनके सिंह साहब ने भी। और पीछे का राजनीतिक अतीत देखेंगे तो सरकारों का एक चरित्र रहा है। ऐसा नहीं है कि स्नूपिंग आज पहली बार हुआ, रामकृष्ण हेगड़े के समय हुआ सरकार गिरी और चंद्रशेखर की सरकार गिरी राजीव गांधी के यहाँ जासूसी के आरोप में, और बीच में भी बहुत स्नूपिंग जासूसी हुई। लेकिन अभी जो ब्लेटेंटली जो किया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। मैं अगर 30 साल की पत्रकारिता देखूं तो एक खतरा इसमें बड़ा ये दिखता है, जिसका जिक्र मैंने पिछले सवाल में भी किया, कि हमारी बिरादरी के लोग, पत्रकारिता के लोग, बहुत बड़ी जमात ज्यादातर लोग चूंकि सरकार के साथ एकदम लाइन लेंथ मिलाकर चल रहे हैं, इसलिए सरकार के समर्थक बने हैं, कवच बने हैं, सरकार के पक्ष में मुनादी करते हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है जब कोई भी संस्थान सरकार की नाकामियां बताता है, एक्सपोज करता है, सरकार आसानी से प्रवक्ता आकर उसको इंटरनेशनल कह देती है। द वायर ने अगर छापी सीरीज स्नूप गेट कांड का भी, तो द वायर को वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ इंटरनेशनल कह दिया गया। अब भास्कर की बारी है, यूपी का अखबार है, हम लोग तो इंटरनेशनल रोज है। तो ये बड़ा खतरा जयशंकर जी मैं देखता हूँ इस बीते 7 साल में और हाल के दिनों में, कि राजद्रोह के मुकदमे, विनोद दुआ पर हो जाना, मिड डे मील वाली एक खबर दिखाने पर एक स्ट्रिंगर, एक जिले के संवाददाता पर हो जाना, और बड़े से बड़े अखबार पर रेड होना। मतलब ये सरकार सिर्फ दंडवत पत्रकार, दंडवत संस्थान और ऐसे संपादक और मालिक चाहती है, जो चाहता ये सरकार चाहती है, या उन्हें वही पसंद है जो सिर्फ सरकार की बात करें, सरकार से सवाल न करें। तो ये बड़ा खतरा है जयशंकर जी। अगर मैं 30 साल की याददाश्त में देखूं तो मुझे लगता है 2014 के पहले हमने अन्ना आंदोलन देखा, हमने तमाम एक्सपोज देखे, 2G 3G CWG, कभी डर नहीं लगा। आज कई बार लगता है कि कोई FIR हमारे खिलाफ फैजाबाद, गोरखपुर, अयोध्या में कहीं हो जाए। जैसे भास्कर बड़ा संस्थान है, हम में से कोई आदमी 10 चक्कर लगाएगा। तो इस खतरे का मुकाबला कैसे हो और क्या रास्ता है, क्या भविष्य है, ये चिंता पैदा करने वाला है या नहीं? बहुत चिंता करने वाला है, अभी ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बात करूंगा, इनको तुमने जो शेर सुनाया था ना, उसी तरह की एक कविता थी कौवी साहब जी, और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे। तो ये सबक है, यानी भास्कर जब मैंने पहली अपनी में जो बात रखी थी, यही भास्कर जो कुछ महीने पहले सत्तामुखी था, आज अगर तटस्थ हो गया या सच बोलने लगा, सच लिखने छापने लगा, तो आज आपके आज का कृति बन गया। ये काम बाकी जो आज गोदी मीडिया के लोग हैं ना, उनके लिए अभी एक सबक है ये। आज आप एकदम दंडवत हैं, रोड में जाकर के बैठे हुए हैं, हुआ सभी में समर्थन कर रहे हैं, लेकिन खुदा न खास्ता कहीं आपसे कहीं निकल गया, आपके चैनल पर भी कुछ दिख गया, आपके अखबार में भी कोई सी खबर पड़ गई तो सत्ता प्रतिष्ठान को पसंद नहीं आएगी, तो वही हक आपका भी होगा, वही सबक आपके लिए भी होगा जो आज दैनिक भास्कर या भारत समाचार के लिए होगा। क्योंकि उसमें कोई नहीं है। देखिए बेसिक बात कहाँ से, इमरजेंसी की बात बार बार आ रही थी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह की बात आई। दरअसल ये सोच का फर्क है। अभी कांग्रेस जो है वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, लोकतांत्रिक संघर्ष से निकली हुई पार्टी है, और जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सोच से, के गर्भ से निकली हुई है। इनके आदर्श हिटलर और मुसोलिनी है। इनके यहाँ सूचना ही संवाद है, सूचना के आगे विमर्श नहीं होता है। तो वो सोच जो है वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो अपना ही दाएं बता रहा हूँ, आप सामने बैठे हुए हैं, राजेश बादल हैं। हम लोग राज्यसभा टीवी पर जाते तो उस समय ये एडिटर थे, वहाँ पर लगातार सरकार के खिलाफ बोलते थे, मनमोहन सरकार के खिलाफ लगातार बोलते थे, कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोलते थे। क्योंकि कभी नहीं हुआ कि राजेश बादल ने कहवा दिया हो या राज्यसभा टीवी या लोकसभा टीवी ने कह दिया हो कि नहीं साहब आप कल से मत आइएगा या जयशंकर ग्रुप को मत बुलाना भाई। लेकिन आज जो है जरा सी भी बात अगर हो जाती है तो जाते समय अगर बुलाया लोकसभा टीवी ने, डीडी न्यूज ने या राज्यसभा टीवी ने, तो एंकर पहले ही कहता है कि सर थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। हमने कहा हम क्या एडजस्ट करेंगे, तुम्हारा एंकर जो पूछेगा, तुम्हारा जो बगल में बैठा हुआ आदमी को जवाब देगा, तो उसी पर तो हम अपनी बात करेंगे ना। तो उसमें जो सच होगा वही हम बोलेंगे, उसमें तो बड़ा दिक्कत हो जाती है, आप फंसा देते हैं।
मैं कहा भाई अभी आप मत बुलाओ। अब नतीजा है कि पिछले 2-3 सालों से आप देख लीजिए, आप 4 सालों से हम लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे आपको। निजी चैनलों में भी यही कह दिया जाता है कि साहब उनको बुलाइएगा तो फिर हमारे प्रवक्ता नहीं जाएंगे। तो ये सारी मतलब असल चीज है कि असहमति को किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं करने की बात है। आप बोल रहे थे विनोद दुआ की बात ना, हमारे एक मित्र हैं, अभी मैं गया था नॉर्थ ईस्ट प्रेस काउंसिल की टीम लेकर के, जर्नलिस्ट हैं किशोर चंद्र बांगटे, उन्होंने क्या लिखा, फेसबुक पर सिर्फ इतना ही लिख दिया कि साहब कोरोना का इलाज गोमूत्र और गोबर से नहीं हो सकता है। पता है राजद्रोह का मुकदमा चला, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है उनको। हाँ नहीं, राजद्रोह का नहीं चला था उनपे, रासुका के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर उनका एनएसए लगा दिया, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। अगर वो कह रहे हैं कि साहब वो गोबर और गोमूत्र से नहीं बल्कि विज्ञान और सामान्य ज्ञान से कोरोना का इलाज हो सकता है। असल में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट थे एस जितेंद्र सिंह, उनकी जो थी उनको श्रद्धांजलि देते हुए बात कही थी, क्योंकि उस समय जो गोबर और गोमूत्र का बहुत प्रचार चल रहा था सोशल मीडिया पर, भाजपा के नेता लोग भी आगे बढ़ चढ़ करके बोल रहे थे। तो ये बात सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि देखिए आज अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो शिकंजा बढ़ रहा है, जो भास्कर तक पहुंच गया, भास्कर मीडिया का टाइप का ही अखबार है, बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहा हो, राजस्थान में रहा हो। अच्छा, सिर्फ वो बीजेपी के खिलाफ नहीं किया, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने भी जब टीके को लेकर के ये हुआ था उसको भी एक्सपोज किया था दैनिक भास्कर ने। तो वो बात नहीं है, लेकिन असहमति क्योंकि आपके अंदर है ही नहीं, असहमति को बर्दाश्त करने का कहीं न कहीं आपके सोच में कहीं है ही नहीं, इसलिए मजबूरी है। वो आप वही करेंगे। तो अगर बाकी लोग लामबंद नहीं हुए, अगर एक स्वर से इसका विरोध नहीं हुआ, जो आज भारत समाचार के साथ हुआ है, जो आज दैनिक भास्कर के साथ हुआ है, मैं कहना चाहता हूँ, अदब के साथ कहना चाहता हूँ, यही कल इंडिया टुडे और जी ये क्या नाम है अमर उजाला, दैनिक जागरण जैसे अखबारों के साथ हो सकता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए दीपक, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी दीपक शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था, जोड़ना चाह रहा हूँ बात। देखिए, आज की तारीख में अगर प्रचंड बहुमत भाजपा को कहीं है तो केंद्र में है और या फिर उत्तर प्रदेश में। बिहार में साझा सरकार है, हरियाणा की क्या हालत है आपको पता है, कर्नाटक में क्या पता है, गोवा में आपको पता है, और उत्तराखंड हिमाचल को हम छोड़ देते हैं। और जहां प्रचंड बहुमत है वहीं प्रचंड कार्रवाई पत्रकारों पे, अखबारों पे। आपने देखा कि उन्नाव में एक पत्रकार की कैसी पिटाई करी एक IAS अधिकारी, और फिर हम लोगों ने तंज किया उस पत्रकार पे कि भाई तो मिठाई खा के कम नहीं, उसको मजबूर किया, उसको उस लेवल पे लाया गया, उसकी पिटाई भी हुई, उसे समझौता भी कराया गया, उसको घुटने भी टेका गया। उससे पहले पूर्वांचल में कई पत्रकार की पिटाई हुई, देशद्रोह के तमाम मुकदमे दर्ज हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, पत्रकारों पर भी हुए हैं, सच की बात करने वाले सुर प्रताप से भी हुए, जो वहां के IAS अधिकारी एक्टिविस्ट है, किसी का ध्यान नहीं गया। आज अचानक जो ध्यान जा रहा है, क्योंकि भास्कर एक देश का बड़ा अखबार है और एक साथ में भारत समाचार जैसा चैनल है, इसलिए जा रहा है कि हमें अचानक लगता है ये क्या होगा। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि अगर आप देखें, पिछले साल 1.5 साल से हर जिले में अजीत जी कोई ना कोई मुकदमा किसी ना किसी पत्रकार पर किया गया, क्योंकि आवाज नहीं उठाई गई। संपादकों का कोई भी प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से नहीं मिला, DGP से नहीं मिला, होम सेक्रेटरी से नहीं मिला, इसलिए सरकार का अपर हैंड बढ़ता गया। और आज आपने देखा कि जब चुनाव में सिर्फ 7-8 महीने बचे, एक क्रूशल चुनाव है मोदी सरकार के लिए, तब सिर्फ उन 2 मीडिया हाउस जो उत्तर प्रदेश में प्रोएक्टिव जर्नलिज्म कर रहे थे, भास्कर और भारत समाचार, उनको पिक किया गया। हमको इस पैटर्न, इस डिजाइन को समझना। दीपक, आपने एक बात कही कि कोई प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से नहीं मिला, उसी का जिक्र मैंने पहले किया कि आज की तारीख में भास्कर पर छापे पड़ रहे हैं, या पेगासस को लेकर जिस ढंग से जासूसी कांड को लेकर वायर ने खबर छापी, आपको पता होगा कि ट्विटर पर कम से कम 50 ऐसे पत्रकार हैं चैनलों के, जिसमें चेहरे, एंकर, रिपोर्टर हैं, जो द वायर पर हमलावर हैं, जो उन अखबारों या उन मीडिया संस्थानों पर हमलावर हैं जिसने स्नूपिंग कांड का खुलासा किया। और आज भी आपको बताऊं कि भास्कर पर ये जो छापा पड़ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे सही है, तो आज प्रतिनिधि मंडल तो उल्टा जा सकता है कि ये सही किया आपने सर। आज जो स्थितियां हैं वही तो बड़ा खतरा है।
कि अगर पत्रकार में भी ये भी कहा जाएगा कि ये सब लोग देशद्रोही हैं। हाँ, ये लोग देशद्रोही हैं, लिहाजा इन देशद्रोहियों को हमेशा बंद कीजिए, ये कह के जाएगा। पत्रकार बिरादरी जाएगी और कहेगी कि ये देश के खिलाफ काम कर रहे थे, सरकार देखिए आपके खिलाफ ये बोल रहे थे, ये देशद्रोह है, और तब ये जाके वहां पे इसको मजबूत करेंगे, इस प्रक्रिया को, इसका डर ज्यादा है। बस मैं अपनी अंतिम बात करता हूँ। जी हाँ जी हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए आज हमको ये छापा दिख रहा है कि भास्कर में छापा पड़ा, भारत समाचार में छापा पड़ा, इनकम टैक्स, आज ट्विटर पे भी कई जगह ट्रेंड हुआ है, लेकिन ये प्रक्रिया आज खत्म नहीं होने वाली। ये एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल है। रोज उनके संपादकों को, रोज उनके ब्यूरो चीफ को, रोज उनके प्रोपराइटर्स को आज एक नोटिस गया, कल दूसरा नोटिस गया, फिर उसमें ईडी आ गया, फिर ये 7-8 महीने तक आपने इन दोनों मीडिया संस्थानों के प्रमुख अधिकारी और पत्रकारों को आपने इंगेज कर दिया, आपने डिस्टर्ब कर दिया। वो उस तरह से, भले ही आज उन्होंने दोनों ने हिम्मत दिखाई, आज भारत समाचार ने भी कहा है कि मैं ना झुकूंगा ना डरूंगा, ये उनका एक प्रोमो था, और भास्कर ने भी कहा है कि हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रहेंगे, लेकिन इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं इनकम टैक्स के, ये लॉन्ग ड्रॉन बैटल, ये 6-7 महीने तक उसी तरह डिस्टर्ब करेगा जिस तरह ईडी ने बिहार में तेजस्वी को डिस्टर्ब किया। आप बुलाते रहिए, नोटिस देते रहिए। आदमी, एक पत्रकार इनकम टैक्स के सामने जाएगा या उस स्टूडियो में बैठ के एंकरिंग करेगा या खबर खोजेगा, इसको समझिए। तो दो ही खिलाड़ी थे जो खबरों से खेल रहे थे, और दोनों ही खिलाड़ियों को आपने एक लीगल बैटल में, एक लीगल द्वंद्व में फंसा दिया। इस डिजाइन को भी समझिए। अब चूंकि वक्त कम है, संक्षिप्त टिप्पणियां एनके सिंह साहब और बादल जी इजाजत चाहूंगा अजीत भाई। मुझे हाँ ठीक है, दीपक शर्मा जी आपने कहा था आपको जाना था, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब। लेकिन मैं उस खतरे को समझना चाहता हूं आपके जरिए। मैं तो खतरा देख रहा हूं, खतरा ये देख रहा हूं कि मैं बार बार बोलता हूं, मैं तो यूपी में रहता हूं और अभी 7 महीने बाद चुनाव है। यूट्यूब चैनल पर हम लोग सरकार की आलोचना करते हैं। आज भास्कर पर छापा पड़ा, हम लोग छोटे लोग हैं, हो सकता है कहीं गोरखपुर और देवरिया और बस्ती और उन्नाव में कहीं 4 FIR हो और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगे और उसके बाद लगे कि पता नहीं कहां फंस गए। तो ये खतरा, बड़ा खतरा दिख रहा है आने वाले समय में। 6 महीने 7 महीने बाद चुनाव है, कहीं उससे भी जोड़कर देखने की जरूरत है कि किसी भी सूरत में आप लाइन लेंथ में आओ, वरना इस तरह के उसके लिए तैयार रहो। भास्कर बड़े वकील कर लेगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, बाकी मीडिया, छोटे संस्थान और पत्रकार। जी हाँ, आपको याद ही होगा हम सबों ने झेला, इस तरह के कई मुकदमे झेले। मुझे इसकी चिंता है कि कल आप अपना 9 बजे 11 बजे जो बुलेटिन करते हैं वो ठीक से करेंगे, या ये रात में पता लगेगा कि आप उठा लिए गए, कहीं ले गए। क्योंकि इस समय ये रफ्तार बढ़ेगी। अब जैसे जैसे चुनाव ये कॉवर्डिश होता है। जो डिक्टेटर को हम लोग ताकतवर समझते हैं, वो ताकतवर नहीं होता, वो बहुत डरता है। अच्छा, डरता है तो वो रिटेलिएट करता है, वो वार का इंतजार नहीं करता। अच्छा, वार नहीं है, ये उसको समझने की बात है। ये सिर्फ बताया जा रहा है कि यार सुधारो इसको, लेकिन वो इसको वार समझता है, क्योंकि डिक्टेटर के स्कीम में कभी भी नेगेटिव नहीं होता, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लिहाजा अगर कोई भास्कर चैलेंज कर रहा है, कोई अजीत अगर चैलेंज कर रहे हैं, तो वो लगता है कि ये हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के साथ वो और कोई तरीका ही नहीं जानता। वो एक दरोगा टाइप का जो एक होता है रिटेलिएशन फॉर्मेट, जिसमें बिलो मिडिल IQ का लोग करते हैं, ये रिस्पॉन्स वो होगा। और वही होगा कि रात में वो उठा लिया जाएगा कोई, और कहा जाएगा साहब ये फ्रीडम, इससे वो इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस हो रहा था, जो कि आर्टिकल 19(2) में रेस्ट्रिक्शन है, जो गवर्नमेंट के पावर है। ये कहेंगे साहब इंसाइट कर रहे थे, ये समाज को डिसअफेक्शन पैदा कर रहे थे IPC 124(1) में, ये कह के ये उठा ले जाएंगे। और इसके खतरे हैं, क्योंकि डिक्टेटर जब कमजोर होता है तो रिटेलिएट करता है। हमारी चिंता इसकी है कि अगर अभी भी समझ सके देश की सत्ता कि हम लोग उनके अस्तित्व को चैलेंज नहीं कर रहे, हम उनको वो आईना दिखा रहे कि देखो भाई ये गलत हो रहा है और ये हमारा मूल काम है। हम लेकिन आईने से दुश्मनी है सिंह साहब, अमित शाह और मोदी को आईने से दुश्मनी है। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो इन्हें, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के साथ जब मोदी 2014 के पहले चुनाव प्रचार में थे, तो एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, न्यूज ट्रेडर्स, और उसके बाद उन्हीं के मंत्री पी सिंह ने पहली बार
प्रेस्टिट्यूट कहा, और उसके बाद देखिए कि आज सारे मीडिया संस्थान, सारे मतलब ज्यादातर 90% उनके साथ एक तरह से दंडवत है। वो महाआरती करते हैं रोज शाम को, दोपहर। और ये जासूसी कांड को ही अगर देखेंगे, जासूसी कांड में आरोप क्या है, वो कम चलता है अखबारों में या चैनलों पर, सफाई ज्यादा। ऑक्सीजन को लेकर जो इतना बड़ा झूठ बोला गया, उसको एक्सपोज करने का काम मीडिया का था नहीं है। ऐसी 50 चीज हम लंबी बहसें कर सकते हैं। तो ये खतरा ज्यादा मैं देखता हूँ सत्ता में जो लोग हैं, वो तो हैं वैसे, उनकी फितरत है। झूठे दावे, फर्जी आंकड़े, सारे डेटा बंद हो गया इस सरकार में। NSSO और ये सारे आंकड़ेबाजी बंद हो गई, सब 2014 के पहले था। लेकिन उससे बड़ा खतरा मैं पत्रकारिता के भीतर से देखता हूं कि हमारी जमात जो ऐसे मामलों में प्रोटेस्ट करती थी, मुझे याद है जयशंकर जी के साथ पहला प्रदर्शन मैंने 88 में किया था, शायद जगन्नाथ मिश्रा सरकार के समय किसी प्रेस मिल में। 21 साल मेरी उम्र थी, और हम सब लोग बहुत सरकारों के फैसलों या सरकारों की नीतियों के खिलाफ एकजुट होते थे। आज वो स्थिति है कि सरकार के साथ हमारे पत्रकार एकजुट है, हम लोग माइनॉरिटी में है। ये बड़ा खतरा है। राजेश बादल जी कैसे देखते हैं, उसका जयशंकर जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी ये खतरा है, ऐसा नहीं है कि जब पत्रकारिता आज 45 साल तो मुझे हो गए काम करते, हम ऐसा नहीं था कि पहले भी वैचारिक आधार पर पत्रकारों के बीच में कोई विभाजन नहीं होता था। पहले भी कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक होते थे, पहले भी कुछ कांग्रेस के समर्थक होते थे, कुछ समाजवादी भी होते थे, कुछ वामपंथी भी होते थे। लेकिन वो सब जब अपनी कुर्सी पर बैठते थे तो बहुत ज्यादा अपनी विचारधारा को अपने सिर पर बिठाकर एक ब्रह्मांड के ग्लोब की तरह वो काम नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं निष्पक्ष होना पड़ता था। आप अभी 88 की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है वो मानहानि विधेयक की बात है, क्योंकि बिहार जगन्नाथ मिश्रा का तो हम लोग लड़े थे 83 में। तो जब उनको बिहार मानहानि विधेयक होगा, जयशंकर जी को याद होगा जी। तो मानहानि विधेयक इतने बहुमत के बाद राजीव गांधी को लेना पड़ा था, और 83 में बिहार प्रेस बिल भी वापस लेना पड़ा था। और एक उदाहरण अभी बहुत बार हमने विनोद दुआ का जिक्र किया है, राजीव गांधी की सरकार बहुत बहुमत के साथ आई थी। आज जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ये इनका एक कार्यक्रम आता था जनवाणी, और उस समय इनको बहुत नया मंत्री बनाया गया था। तो एक विनोद दुआ ने इनको अपने शो में बुलाया, और उसमें बिल्कुल अशोक गहलोत सवालों की बौछार से रो दिए। मैं कह रहा हूं अंडरलाइन करके, एक तरह से रो दिए। तो कांग्रेस के सारे नेता मिलकर के शाम को राजीव गांधी के पास गए कि श्रीमान हमारा, उस समय तो दूरदर्शन अकेला होता था, कि श्रीमान हमारा चैनल है, हमारा मंच है, हमारा माध्यम है, हमारे सरकार है, और हमारे ही मंत्री की इस तरह से धुलाई हो रही है, आप इनको विनोद दुआ को जो है बंद करिए, हटाइए और ये शो बंद करिए। राजीव गांधी ने उत्तर दिया कि हमारे मंत्री को तैयारी के साथ जाना चाहिए। शो चलता रहा। अगली सुबह अशोक गहलोत का इस्तीफा हो गया 24 घंटे के अंदर। तो मैं यही बात है, ताला लगा कि आप हमारी जबान को कैदी न रख सकेंगे जेहन की उड़ान पे। तो ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जो आप कह रहे हैं कि विभाजन तब भी होता था और आज भी है, लेकिन जिस तरह से अब प्रपंचों का शिकार हमारे अपने साथी होने लगे हैं, हमारे अपने लोग होने लगे हैं, वो उन प्रपंचों उसमें शिकार होकर के कितना वो लड़ पाएंगे, कितना। अब तो तकलीफ ये होती है कि जिनको हमने सारी उम्र देखा है, बड़ा समझा है कि संतुलित पत्रकारिता हो रही है, अब इस दबाव में आकर के उन्होंने अपने आप को बदल दिया है। मतलब क्या कहें, किससे तू जंग छेड़ता, कुछ गौर से तो देख, है दुश्मनों की फौज तेरे घर में छिपी हुई। तो अब तो हम लोगों को अपने घर को ठीक करने की बात आ गई है। ज्यादा दिन तो चलेगा नहीं। सरकार को तो ये तो पता है कि हमारा अतीत, अगर इनके समझदार लोग इतने बहुमत में रहने पर इतने समझदार लोग होते तो फिर ये सब ना करते, क्योंकि जितने उदाहरण मैंने बताए हैं, एक तानाशाह, दुनिया के सारे तानाशाह देख लीजिए, तानाशाहों का अंत किस तरह से हुआ है। तो मुझे बहुत ज्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम है। जयशंकर जी, क्लोजिंग रिमार्क। सिंह साहब ने अपनी बात कही, क्लोजिंग रिमार्क। मैं बहुत बड़े खतरे की तरफ अगले 8 महीने में ही बड़ा खतरा देख रहा हूं, चूंकि यूपी में चुनाव है और उसके बाद फिर अगले 2 साल 2.5 साल जो भी होगा, तो हम लोग इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार रहें कि आप अगर इस तरह से बोलेंगे, लिखेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे, तो आप सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि हमारे 5 राज्यों में दफ्तर नहीं है, हमारे यहाँ उस तरह से इनकम टैक्स ईडी के छापे नहीं पड़ेंगे, तो हमारे खिलाफ FIR होगी। और जैसे हुई हाल के दिनों में विनोद दुआ ने झेला और बहुत सारे नामों का जिक्र हुआ, इसके अलावा कोई उपाय नहीं दिखता। नहीं, उपाय तो है कि जनता, जब देखिए
होता क्या है कि जैसे मैंने पहले भी बात आ रही थी कि इंदिरा गांधी जैसी महिला जो है, बहादुर महिला मैं उनको मानता हूँ, इनके जैसा कायर नहीं है, वो नहीं थी वो। जब उनको भी लोगों ने धूल चटाया, जब जनता उमड़ जाती है, जब जनाक्रोश सड़क पे आ जाता है, तो आपको किसी के थामे नहीं थमता है। और इनके बहुत सही कह रहे थे, तानाशाह बहुत ही डरा हुआ होता है, कायर होता है वो। हिटलर को आत्महत्या करनी पड़ी थी, वो मैदान में लड़ने नहीं आया कभी। जब उसका अंत आने लगा सामने तो वो लड़ने नहीं आया। तो इसलिए ऐसा नहीं है, किसी ने कहा है ना कि इससे पहले भी एक शख्स यहाँ शख्स नसी था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। नहीं गुमा था। मेरे ख्याल से राहत इंदौरी का है, शायद या वसीम बरेलवी का है, जिनका भी हो, लेकिन ये मौके की बात है। और दिनकर जी ने तो कहा था ना कि समर से ऐसा नहीं पाप का भागी केवल ब्याज, जो उनका। तो देखिए, पहली बात अजीत, मैं आपको साफ कर दूं, आप जानते ही हैं मेरी पृष्ठभूमि के बारे में। हमने तो कई जेलें देख ली, अब तिहाड़ सेंट्रल जेल देखना है, तो इसलिए हमको तो कोई डर और लगता नहीं बाबू। चाहे आप गिरफ्तार कर लो, जब चाहो तब बुला लो। बाकी हाँ, इनकम पेंशन का कोई अपना है ही नहीं है, धंधा ही नहीं है, तो इसलिए उस चक्कर में नहीं फंसेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बोलने पर बोलेंगे तो आप बुला करके कहेंगे भैया चले आइए, तो हम शौक से आएंगे, बड़ा आपका सम्मान प्रणाम करते हुए कि साहब तिहाड़ भी आपने दिखा दिया। इसलिए हमको कोई डर और नहीं लगता है। जब मौत से नहीं डर लगता है तो भैया आपसे क्या लगता है यार। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। अगर ये करेंगे तो कहा ना कि जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है, विवेक मर रहा है इनका। इसलिए अब ये जो कर रहे हैं ये वही काम है। देखिए, आप अगर आज की तारीख को आप एनालाइज करना शुरू करो तो जो 74 की परिस्थितियां बन रही थी और 75 आते आते आपातकाल की बात आई थी। आज आपातकाल नाम से डरते हैं ये, संविधान में ऐसी व्यवस्था है, ये कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं रोक रहा हूँ जयशंकर जी, वक्त की कमी है। मैं 1-1.5 मिनट में एनके सिंह साहब से क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। एनके सिंह साहब, बड़े खतरे की तरफ, और एक समय में पत्रकारों के कई संगठन हुआ करते थे। अगर हम 80-90 के दशक में देखें, मैं भी किसी संगठन का हिस्सा था, आप एक संपादकों के संगठन के महासचिव थे और भी कई संगठन से जुड़े रहे होंगे। अब जो खतरा दिखता है उसमें ये दिखता है कि पत्रकारों में ही इतना बड़ा बंटवारा है, हमारे भीतर इतने विभीषण है, बल्कि विभीषण ही विभीषण है, उसमें खतरा ज्यादा दिख रहा है। उस खतरे से 2-4 हम सब लोगों को होने के अलावा कोई उपाय दिखता है क्या? वही सवाल जो जयशंकर जी से मैंने पूछा। एक उस जमाने का किस्सा जो आपको याद होगा, मैं अभी याद दिलाऊंगा तो याद आएगा। हम लोगों ने एक फैसला लिया कि सरकार को हम ये चिट्ठी लिखेंगे, अगर नहीं मानती है तो आंदोलन करेंगे। ये एडिटरों की संस्था जिसमें आप सबसे आगे थे, उसने एक फैसला लिया। अगले आधे घंटे के बाद सरकार के एक बड़े मंत्री का फोन आता है, आप लोग ये करने जा रहे हैं क्या? हम ही में से एक आदमी ने वो बताया था, लेकिन तब वो एक आदमी था। आज अगर हम ये फैसला लें तो 95% जाके पहले वो सरकार को बताएंगे। ये एक डिफरेंस आ गया है। पूरी तरह से एक वर्ग है जो कि उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन हमारी चिंता ये नहीं है। हम अगर मासेस को एजुकेट कर सके अच्छे लॉजिक से, अच्छे फैक्ट्स, जो भास्कर कर रहा था, जो आप करते हैं, जो रोज दिन भर में 4 बार आप करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि मासेस एजुकेट होने, लेकिन उनकी लॉजिक पावर का विस्तार हुआ है। तो ये जो कूप मंडूकता है जिसमें एक रिलीजियस अजीब सा गाय का पेशाब पी के कोरोना ठीक कर लेंगे, गंगा में कोरोना नहा लेने से तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, जो इनके मंत्री बोलते हैं और एक बड़ा वर्ग मानता है। ये जो लॉजिकल साइंटिफिक लॉजिक है, साइंटिफिक थिंकिंग है, ये हम डेवलप कर सकेंगे। और शायद आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपको 200 करोड़ रुपए लगा के चैनल चलाने की जरूरत नहीं है, जिसपे हर साल आपको 100 करोड़ कॉन्टिन्यूअस देना हो। आप एक लो इन्वेस्टमेंट के समाज को एक सही चीज दे रहे हैं। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी को समाज के चेंज करेगा, और वो चेंज कर देगा तो ये सारे पत्रकार बिक जाए। एक अजीत अगर खड़े रहेंगे तो उससे काम चल जाएगा, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस चेंज कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी ने ये हथियार दे रखा है कि हम सत्य बता लें। हमें किसी सत्ता से मतलब नहीं है, लेकिन हम सत्य, वो लाशें जब गंगा में जाएंगी तो हम खड़े रहेंगे। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हम खड़े रहेंगे, भास्कर खड़ा रहेगा, और उससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की क्वालिटी समाज की बदलेगी। यही हमारी ताकत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एनके सिंह साहब, राजेश बादल जी, जयशंकर गुप्त जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में सरकार को सद्बुद्धि मिले, अमित शाह और मोदी को सद्बुद्धि मिले कि पत्रकारिता का मतलब दरबारी होना नहीं, पत्रकारिता का मतलब सरकार के सामने दंडवत होना नहीं, पत्रकारिता का मतलब पीएमओ से जो नैरेटिव के लिए जो व्हाट्सएप मैसेज आए सिर्फ उसी के हिसाब से चैनल पर खबरें चलाना नहीं। थोड़ा स्पेस पत्रकारों को मिलना चाहिए। बहुत बड़ी तादाद मोदी और शाह योगी के सामने पहले नतमस्तक है। जो बचे खुचे हैं उन्हें इस तरह से डराया ना जाए, क्योंकि डर के आगे जीत होता है। वैसे मेरा नाम तो अजीत है, इसलिए कितना डराओगे, जब ज्यादा डराओगे तो आदमी ज्यादा तनकर खड़ा होगा। वैसी स्थिति आने से बचे, इसलिए जरूरी है सरकारें सचेत हो जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का भी शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।